How's everyone doing today? I hope everyone is doing fine. So welcome to India's first video note series YouTube channel. इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपनी बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ड्रग्स एक्टिंग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे थी वो हम लास्ट क्लास में भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को डिस्कस किया था, जनरल एनेस्थेटिक्स डिस्कस कर चुके हैं, आपके जो भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बहुत सारी अलग जो ड्रग्स रह गई थी लास्ट टाइम से उनको डिस्कस करेंगे, जैसे एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंग्जाइटी या एंटी मेनियक या जो भी एंटी साइकोटिक्स में कुछ जो पर्टिकुलर ड्रग्स रह गई थी वो, या पर्टिकुलर जो हमारे ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही काम करती है, उनको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वेयर वी हैव टू गो, कहाँ जाना है हमको? करेक्ट, नोट्स पर जाना है। नोट्स पर जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स में सबसे पहले जो हम ड्रग डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, एंटी साइकोटिक्स वो ड्रग होती हैं जो जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज कर सकें। अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिल्यूजन डिसऑर्डर्स हैं। तो वो किस ड्रग से यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इन डिसऑर्डर को? एंटी साइकोटिक्स की हेल्प से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली या मोस्ट कॉमनली नोन एज इनको न्यूरोलेप्टिक्स या मेजर ट्रैंक्विलाइजर की तरह इनको बोला जाता है। अब ट्रैंक्विलाइजर, अब जितने भी मूवीज़ देखे हैं, ये गॉरिला और ये सारी जो पहले के टाइम पे है, तो होता है ना, ट्रैंक्विलाइजर मार देंगे उसको, बेहोश कर देंगे, इस टाइप से होता है। वो मैनेज करते हैं उसके साइकोटिक बिहेवियर को। अब क्लासिफिकेशन एंटी साइकोटिक में टिपिकल और एटिपिकल में डिवाइड हो जाती है। कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग हमारी फर्स्ट जनरेशन होती हैं, कुछ एंटी साइकोटिक्स हमारी सेकंड जनरेशन है। इसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया है। अब टिपिकल में पर्टिकुलर एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन है, हेलोपेरिडोल है, इनको यूज़ किया जाता है। इनका मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है कि हमारी जो ये ड्रग्स हैं या फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स हमारी डायरेक्ट वर्क करती है डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह। ठीक है, जो भी हमारा मीसोलिम्बिक पाथवे होता है पर्टिकुलरली उसी रिसेप्टर पे जाके वर्क करेंगी। फिर जितने भी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी को हेलुसिनेशन है पेशेंट पे, डिल्यूशंस हैं, तो क्या करेगा, धीरे धीरे इन सिम्टम्स को कम करना शुरू करेगा। वो हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स यूज़ करेंगे। फिर हम मूव करते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स पे। वो टिपिकल से थोड़ी सी वीकर ड्रग्स हैं, थोड़ा कम उनका है, बट सबसे पहले फर्स्ट जेन ही यूज़ करते हैं, देन सेकेंड जेन पे मूव करते हैं। रिस्पेरिडोन है आपका, क्लोआज़ेपिन है, इनको यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बट ये थोड़ी सी वीकर ड्रग्स है हमारे टिपिकल से। D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म है, साथ ही साथ जो हमारा 5-HT2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जहाँ पे जो भी नेगेटिव सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स हो सकता है, उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब थेरेप्यूटिक यूजेस में आपके स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर को, या बाइपोलर डिसऑर्डर को हम एक्यूट मेनिया भी बोलते हैं, तो उसको रिड्यूस करने या मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी किसी पर्टिकुलर पेशेंट में सीवियर एजिटेशन होता है, डिल्यूजन डिसऑर्डर है, टॉरेट सिंड्रोम्स है, टॉरेट सिंड्रोम को हेलोपेरिडोल से ही मैनेज किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जितनी भी आपकी ड्रग्स एक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, उनका साइड इफ़ेक्ट 110% होगा ही होगा। आप कह ही नहीं सकते उनका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। ऑलमोस्ट एवरी ड्रग हैव अ साइड इफ़ेक्ट, सबका साइड इफ़ेक्ट है। टिपिकल में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं, तो उसमें डिस्टोनिया, एकथीसिया, पार्किंसोनिज्म, आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये आ जाएगा। देन आपके न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम्स हैं, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपके टिपिकल में आते हैं। देन आपके एटिपिकल में वेट गेन है, एग्रान्युलोसाइटोसिस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। फार्माकोकाइनेटिक में लाइपोफिलिक, ठीक है,
सबसे पहले लाइपोफिलिक है, फैट में जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे ही फैट में जाके ये स्टोर होगी तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाती है, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, वो बढ़ेगी, धीरे धीरे करके यूज़ करा जाएगा उसको। हेपाटिक मेटाबॉलिज्म आपके CYP450 एंजाइम के थ्रू ही होता है, ठीक है, ये काइनेटिक समझ लो। अब ये एंटीसाइकोटिक्स की बात की, सेकंड हमारा टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो मूड को एलिवेट करने में हेल्प करती हैं, जो भी मूड है उसको बढ़ाएंगी। जैसे डिप्रेशन में मोस्टली जो पर्सन का मूड रहता है वो थोड़ा डाउन, सैड, लाइक अपसेट, न्यूट्रल, नम, कुछ इस टाइप का होता है, तो वो एलिवेट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। एंग्जाइटी, OCD, PTSD, इनको भी ट्रीट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर किसी को हो सकता है, OCD, PTSD, बट उसके भी लेवल डिपेंड करते हैं कि किस लेवल तक है। कुछ सीवियर है देन आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने ही पड़ेंगे। अब कुछ अगर ट्रीट करना है तो आपके जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी है, कुछ क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए भी एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स आते हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, आपके मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। तो इनके नाम से ही आप इनका बता सकते हो कि जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स हैं तो ये क्या करेंगे, इनिबिट कर देंगे सेरोटोनिन का रीअपटेक, कि वापस दोबारा से उसको ना ले सके आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब इसमें फर्स्ट लाइन इसको इसलिए माना जाता है, SSRIs को फर्स्ट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कम है। साइड इफेक्ट कम होने की वजह से इनको यूज़ किया जा सकता है। अब SNRIs हैं तो ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। देन आपके ट्राईसाइक्लिक हैं, ये क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का रीअपटेक बंद कर देंगे, साथ ही साथ ये हिस्टामिन, म्यूस्कैर्निक और अल्फा रिसेप्टर को अफेक्ट करते हैं। अब इनको जब इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन है, एमिप्रिमिन है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सबके मेंशन। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स हैं, वो आपके MAO को इनिबिट करते हैं, एक ऐसा एंजाइम जो आपके सेरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को या डोपामीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमको इसको रिजर्व करके रखना है किस ट्रीटमेंट के लिए, रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए। एटिपिकल में वो डाइवर्स मैकेनिज्म है, इसका बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया, हर ड्रग का अपना एक खुद का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो वो डिपेंड करता है किस जगह वर्क करना है। जैसे ब्यूप्रोपियोन है, वो क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन को इनिबिट करेगा और डोपामीन का रीअपटेक भी इनिबिट कर देगा। मीटाजिपिन है, वो एंटागोनाइज करता है अल्फा-2 रिसेप्टर को, जिससे कि नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, साथ ही साथ सेरोटोनिन का रिलीज भी बढ़ेगा। थेराप्यूटिकली अगर देखा जाए हम इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मेजरली यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अदर कुछ यूजेस हैं जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, न्यूरोपैथिक पेन और आपका स्मोकिंग सेसेशन है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में आपके आ जाएंगे GI अपसेट हो सकता है, सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग आ सकती है, कुछ ना कुछ डिसफंक्शन हो सकता है, इंसोम्निया, हेडेक। TCA जो है उससे सिडेशन, ड्राई माउथ होता है। MAO से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकते हैं अगर हम कंबाइन करते हैं टायरामीन कंटेनिंग फूड से, जैसे कि चीज़ है, वाइन है, आप इन सबको कंबाइन कर दो, कंबाइन करने के बाद एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक मोस्टली अगर देखा जाए इनको हम किसके थ्रू लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स को ओरली एडमिनिस्टर कराए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटीन बाउंड रहेंगे, मेटाबोलाइज हो जाएंगे लिवर में, और इनका जो ऑनसेट है, तभी तो कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या कुछ ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय तक खाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो ऑनसेट है वो बहुत स्लो है, बहुत डिले ऑनसेट है, 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं उसी के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स है, जो ड्रग एंग्जाइटी के जितने सिम्टम्स हैं उसमें रिलीफ प्रोवाइड करती हैं बिना किसी सिडेशन के, मतलब आपको वहाँ नींद नहीं आने वाली, वो सारी ड्रग्स हमारी एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स में आ जाती हैं, जिनको हम एंजियोलाइटिक्स भी बोलते हैं। अब एंजियोलाइटिक्स की क्लासिफिकेशन हमने देखा था
BZD जो हमारा बेंजोडाइजेपिन है, नॉन बेंजोडाइजेपिन है आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी एंजियोलाइटिक्स में आते हैं। अब इनका काम क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन का गाबा ए रिसेप्टर को की एक्टिविटी, ऑलवेज रिमेंबर जब भी गाबा ए की रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगा। नॉन बेंजोडाइजेपिन से ब्यूस्पिरॉन है आपका, हाइड्रोक्सीजीन है, बीटा ब्लॉकर परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ब्लंट फिजिकल सिम्टम्स है देन आप यूज़ कर सकते हो। थेराप्यूटिक में आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, उसके टाइम पे यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट में वही बेंजोडाइजेपिन का सिडेशन, टॉलरेंस बिल्ड हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकती है, और विड्रॉ करा जाए ड्रग्स को तो सीजर्स के चांसेस हो जाते हैं। डिलेड ऑनसेट, बहुत लंबा टाइम लेता है। बीटा ब्लॉकर्स ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकते हैं, फटीग हो सकती है उसकी वजह से। बेंजोडाइजेपिन की हाफ लाइफ जो है वो अलग अलग डिफर करती है, चेंज होती रहती है। और मेटाबोलाइज हेपाटिकली में कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे आपका डाइज़ेपाम है। एंटीमेनियक एजेंट्स या फिर मूड स्टेबलाइजर, देखो बाइपोलर डिसऑर्डर में थोड़े से मूड चेंज होते हैं, थोड़े से क्या मूड स्विंग्स मान के चलो, या तो कुछ अगर कोई पर्सन ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहा है तो उसका एक्सटेंट फील करेगा, बहुत ही अलग लेवल हैप्पी फील कर रहा है। अगर वो सैडनेस फील करेगा वो भी अलग लेवल ही फील करेगा। कुछ लाइक उसके थोड़े मूड्स में चेंजेस आ सकते हैं। उन मूड्स को स्टेबलाइज करने के लिए कि भाई तू ना तो ज़्यादा खुश रहे ना ज़्यादा दुखी रहे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए एंटीमेनियक एजेंट्स को यूज़ किया जा सकता है, किया जाता भी है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी मेनियक एपिसोड्स हैं या डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं उनको रोका जा सके। अब जैसे आपके लिथियम है, एंटी कन्वल्सेंट जो मूड स्टेबलाइजर की तरह माने जाते हैं, और आपके एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स हैं। इनके जो थोड़े से लिथियम का मैकेनिज्म अभी भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट ये कह सकते हैं जो इनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो सेकेंडरी मैसेंजर की एक्टिविटी है उसको कम कर देंगे। तो और लिथियम की जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत नैरो होती है, इस पर डिपेंडेंसी भी हो सकती है, चांसेस होते हैं कभी कभी। एंटी कन्वल्सेंट में आपका वेलप्रोइक एसिड है जिसका काम है गाबा अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। सोडियम चैनल कार्बामेज़ेपिन आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। देन बहुत सारे हम उसको यूज़ कर सकते हैं मूड स्टेबलाइज करने के लिए। थेरेप्यूटिक में बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइम पे एडजॉइंट है यूनिपोलर डिप्रेशन। लिथियम हमारा ट्रिमर, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिटस में यूज़ लाइक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज ए टेरेटोजेनिक। टॉक्सिसिटी दे सकता है हमारा लिथियम अगर एनसिड के साथ लिया जाए, ACE इनहिबिटर्स के साथ लिया जाए या डायूरेटिक्स के साथ। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा लिथियम किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है और प्लाज्मा मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। ठीक है, उसको हमें प्लाज्मा में मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, कितना लिथियम बॉडी में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। एंटी कन्वर्जेंट आपके हिपैटिक मेटाबॉलिज्म की तरह वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हेल्यूसिनोजेंस। अब जितने भी सब्सटेंस एक हेल्यूसिनेशन क्रिएट करते हैं, मूड चेंज करते हैं या परसेप्शन को बदल सकते हैं, परसेप्शन ऑल्टर करते हैं, बदल नहीं सकते, उनमें थोड़े से अप्स एंड डाउन ला सकते हैं, उन एजेंट्स को, उन सब्सटेंस को हम हेल्यूसिनोजेंस बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन में आपके हेल्यूसिनोजेंस हमारे क्लासिकल, डिसोसिएटिव एंड डेलिरेंट्स आते हैं। अब इनका भी कुछ ना कुछ काम होगा। क्लासिकल जो हैं आपके सेरोटोनिन पर जाके डायरेक्ट वर्क करते हैं, ठीक है, उन रिसेप्टर का एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे। डिसोसिएटिव में वो NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट, ब्लॉक कर देंगे उसको। अब क्या होगा, डिसोसिएटिव हेल्यूसिनोजेंस क्या करते हैं, वो डिटैच कर देते हैं बॉडी से और सराउंडिंग से। जैसे आपका कीटामीन है, सेंसेशन लॉस, थोड़ा सा उस समय के लिए आप
किसी अलग ही दुनिया में जा सकते हो, मज़े करके आ सकते हो वहाँ पे। अब आपका डेलिरेंट्स हैं वो मस्कैर्निक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, कन्फ्यूजन कॉज करते हैं, साथ ही साथ रियलिस्टिक हेल्यूसिनेशन भी करते हैं। एग्जाम्पल स्कोपोलामीन है, एट्रोपिन है, डटूरा स्पीशीज़ है, वो यूज़ कर सकते हैं अगर डेलिरेंट की तरह यूज़ करना है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्लासिकल हेल्यूसिनोजेंस का काम होता है सेरोटोनिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना, स्पेशली जो आपका 5-HT2A है वो सेंसरी प्रोसेसिंग को ही ऑल्टर करते हैं डायरेक्ट जाकर। फिर आपका डिसोसिएटिव क्या करेगा, NMDA ब्लॉक रिसेप्टर्स को ही डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो ग्लूटामेट का न्यूरोट्रांसमिशन चल रहा था वो होगा नहीं, वहाँ अफेक्ट होगा। डेलिरेंट्स हमारे एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देंगे, जो नॉर्मल ब्रेन सिग्नलिंग होने वाली थी या हो रही थी वहाँ पे डिसरप्शन कॉज हुआ है। ठीक है, छेड़छाड़ मचाएंगे, अच्छे से जाके कुछ ना कुछ करेंगे ये कांड। अब इफेक्ट जैसे आपके विजुअल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, ऑल्टर टाइम परसेप्शन, थोड़ा टाइम का वो होता है ना, लूप में फंस गए हैं आप, क्या यूफोरिया डिस्फोरिया हो जाता है। अब सिनेस्थेसिया है, सेंसेस मिक्स हो जाते हैं, सिनेस्थेसिया। एडवर्स इफेक्ट में हेल्यूसिनेशन, फ्लैशबैक, पैनिक डिसऑर्डर, वो होता है ना चिड़िया बनूं, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, वो वाली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। कीटामीन है, मिनिमल फिजिकल डिपेंडेंस होती है, बट चांसेस है वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली एडिक्शन हो सकता है। और थेराप्यूटिक इन्वेस्टिगेशन अगर एक्सपेरिमेंटल लेवल की बात करें तो सिलोसिबिन है, MDMA है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है डिप्रेशन में भी और PTSD में, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम में। जो हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम होता है ना, उसमें पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो हमारी एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर क्या होता है धीरे धीरे करके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ना उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। हमारा जो सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टर रहता है ना, वहाँ पे जितने भी हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है, उनका लॉस होना शुरू होता है। और जब उनका लॉस होता है तो आप समझिए वहाँ पे डोपामीन की जो है डेफिशिएंसी होने लगती है। क्या होता है, डोपामीन की डेफिशिएंसी होगी हमारे बेसल गैंग्लिया में। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट होना या अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ट्रिमर, रेस्टिंग ट्रिमर है, ब्रेडिकाइनेसिया है, रिजिडिटी है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, ये सारे हमारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा पोस्चर आपका सही से नहीं रहेगा, एक स्टेबल जो रहता है ना, ठीक है, मूवमेंट होती रहेगी, कांपते रहेंगे, रिजिडिटी आने लगती है, बॉडी रिजिड हो जाती है ज़्यादा। फार्माकोलॉजिकल गोल्स में हमारी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि उसे बेसल गैंग्लिया में एक बैलेंस बनाना है, उसको बैलेंस को बनाने के लिए कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करना पड़ता है। अब कुछ ड्रग्स हैं जो पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डोपामीन कम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो डोपामिनर्जिक एजेंट हैं, डोपामीन एगोनिस्ट हैं, MAO-B इनहिबिटर्स हैं, COMT इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक आपका एमेंटिडिन है, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डोपामिनर्जिक है तो उसमें लीवाडोपा और कार्बिडोपा को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे जो लीवोडोपा होता है वो हमारा डोपामीन का प्रिकर्सर है, ठीक है। अब वो प्रिकर्सर होने की वजह से आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ईजीली क्रॉस कर सकता है। कार्बिडोपा आपके जो भी पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कन्वर्जन जो हो रहा है लीवाडोपा का डोपामीन में CNS में, मतलब CNS के बाहर जो हो रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो वहाँ भी उसको ख़त्म कर सकता है। तो इसी वजह से बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ब्रेन में तो हम क्या करते हैं, अपने लीवाडोपा को कार्बिडोपा के साथ भेजते हैं एज अ प्रोटेक्टर, समझो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और जितने भी पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एडवर्स इफेक्ट में आपका नोजिया, वॉमिटिंग आता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करेगा। थोड़ा सा फिनोमिनन अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो ऑन एंड ऑफ हो सकता है। देन आपका डोपामीन एगोनिस्ट है। डोपामीन एगोनिस्ट का काम होता है वो डायरेक्ट जाके आपके डोपामीन रिसेप्टर पे काम करेंगे, मोस्टली जो आपके D2 है ना, D2 रिसेप्टर पे जाके वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टीन है, एर्गोट डेरिवेटिव की कहते हैं उसको, और रोपिनिरोल हमारा नॉन एर्गोट डेरिवेटिव है। वहाँ मतलब देखा जाए ये डिफरेंट
एग्जाम्पल है अर्गॉट के बेसिस पर। अब एडवर्स इफेक्ट में डोपामीन एगोनिस्ट का सिडेशन हो सकता है, हेल्यूसिनेशन है। तो पार्किंसोनिज्म में अगर उसका ट्रीटमेंट चल भी रहा है और डोपामीन एगोनिस्ट से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उनको सिडेशन रहता है, मोस्टली सोने जैसा, नींद आती रहती है, थोड़ा सा लाइक ड्राउजी फील होता है, साथ ही साथ हेल्यूसिनेशन चलती है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें चलती हैं उनके दिमाग में, किसी को कुछ भी मान सकते हैं ऐसा समझो। आपके MAO इनिबिटर्स हैं, वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस एंजाइम को इनिबिट कर लेंगे, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज B को इनिबिट करेंगे, जो कि हमारा मेटाबोलाइज करता है डोपामीन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, उसको करने ही नहीं देंगे, इस एंजाइम को ही हटा देंगे, तो हमारा डोपामीन मेटाबोलाइज नहीं होगा, डोपामीन प्रेजेंट रहेगा, तो जो एक्टिविटी लॉस हो रही थी वो नहीं होगी। अब सेलिजलिन है, रिसर्जलिन है, तो अगर इसको हम अर्ली डिजीजेस के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं एज अ एडजुएंट है, या हमारा लीवोडोपा, बट हम इसको लीवोडोपा की जो नीड है उसके हिसाब से थोड़ा डिले कर सकते हैं MAO-B इनिबिटर्स को देकर। अब कॉमेट इनिबिटर्स हैं, जैसे कैटाकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करेंगे। ये जो दो क्लासिफिकेशन है ना, इनका क्या है, ये क्या करते हैं, इनका काम है एंजाइम्स को इनिबिट करना, जिससे ये हमारे डोपामीन को डिग्रेड ना करें एंजाइम, ठीक है, या लीवर डोपा को डिग्रेड ना करे, और ये MAO हमारा डोपामीन को लाइक मेटाबोलाइज ना करे, ठीक है। इसीलिए इन दो एंजाइम्स को इनिबिट करना ही बेटर है। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा वाला हिसाब है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि लीवर डोपा का ड्यूरेशन अगर बढ़ाना है तो मोटर फ्लक्चुएशन में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में डायरिया, लिवर टॉक्सिसिटी, ऑरेंज डिस्कलरेशन हो सकता है यूरिन का। एंटी कोलिनर्जिक जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो मस्कार्निक रिसेप्टर हैं, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जो मस्कार्निक रिसेप्टर हैं वो रिड्यूस करते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी को। अब बैलेंस को बनाए रखने के लिए डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के बीच में बनाए रखने के लिए हमें उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना पड़ता है। बेंस्ट्रोपाइन है आपका। अब इसको किसी भी पर्सन को जैसे सिम्टम्स हैं ट्रिमर के, रिजिडिटी के, तो वहाँ पे आप एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स को यूज़ करोगे। एडवर्स इफेक्ट में इसका ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। एमेंटेडिन है, तो ये ओरिजिनली देखा जाए तो एंटीवायरल एजेंट है, जिसका काम है डोपामीन रिलीज को बढ़ा देना। डोपामीन की कमी से ही कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है ना, तो इसका डोपामीन का रिलीज ही बढ़ा दो, साथ ही साथ जो इनिबिट हो रहा है डोपामीन रीअपटेक उसको कर दो, डोपामीन का रीअपटेक इनिबिट हो जाएगा। फिर जो आपका ये क्या करेगा, एज हमारा एमेंटेडिन हमारा NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देना शुरू करेगा। फिर हम इसको पार्किंसोनिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड पार्किंसोनिज्म में यूज़ कर सकते हैं। अब लीवाडोपा इंड्यूस डिस्काइनेसिया है, उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, यूज़फुल है। एडवर्स इफेक्ट में वही कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, हेल्यूसिनेशन दे सकता है, और कभी कभी पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है। एल्जाइमर्स डिजीज़, अब एल्जाइमर्स डिजीज़ भी हमारा क्या है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। जैसे हमारा पार्किंसंस डिजीज़ है वैसे ही हमारा एल्जाइमर डिजीज़ है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो भी न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेशन होना शुरू होता है, बढ़ती चली जाती है बीमारी। कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस होने लगते हैं हमारे बेसल फोर ब्रेन में। देन बीटा एमाइलेट प्लेग्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। जो टाउ प्रोटीन है या टाउ प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है, ज़्यादा कुछ होने लगता है। तो उसकी वजह से हमारा न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर एक तरीके से प्रोग्रेस करता है, जो कि हमारा एल्जाइमर्स डिजीज़ है। सिम्टम्स में मेमोरी लॉस हो सकता है, धीरे धीरे मेमोरी चली जाती है, कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं, डिसओरिएंटेशन होने लगता है, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो फार्माकोलॉजिकल गोल हमारा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन का बढ़ाने का है, और जो न्यूरोनल डैमेज हो रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जाए, ना होने दिया जाए। साथ ही साथ ग्लूटामेट की एक्साइटोटॉक्सिसिटी है उसको भी रोका जाए। ड्रग जो हम एल्जाइमर्स डिजीज़ में यूज़ करते हैं, एक तो
कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, देन आपका NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कुछ सपोर्टिव थेरेपीज भी आती हैं जैसे SSRI, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, विटामिन E भी आ जाता है। अब कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स का काम है जो एसिटाइल कॉलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसको इनहिबिट किया जाए, साथ ही साथ एसिटाइल कोलिन का लेवल ब्रेन में बढ़ा दिया जाए, और जब वो बढ़ाया जाएगा देन थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपके अल्जाइमर्स के सिम्टम्स में। एडवर्स इफेक्ट में GI डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया है, इंसोम्निया के चांसेस होते हैं। आपका NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो मिमेटिन है, जिसका काम है NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करना, जो भी हमारा पैथोलॉजिकल NMDA रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, और कैसे, ग्लूटामेट के थ्रू, और जिसकी वजह से जो भी एक्साइटोटॉक्सिक न्यूरोनल डैमेज हो रहा था वो नहीं होगा, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मॉडरेट टू सीवियर एल्जाइमर्स डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर इसका कॉम्बिनेशन किया जाए डॉनपेजिल के साथ, तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। एडवर्स इफेक्ट में डिजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक देखने को मिल सकती है। कुछ साथ ही साथ अदर सपोर्टिव थेरेपीज चलती हैं जैसे कि हमारा SSRI डिप्रेशन के लिए, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसे एजिटेशन साइकोसिस होता है। अब विटामिन्स E को भी यूज़ करेंगे एज एन एंटीऑक्सीडेंट, साथ ही साथ पॉसिबल मॉडेस्ट बेनिफिट के लिए हम विटामिन E को भी इसमें सपोर्टिव थेरेपी में रखेंगे। ओके राइट, ये थी हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स, कुछ कंडीशंस में हम जब इनको यूज़ करते हैं, राइट।